ऑल राइट, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। फिलहाल मैं मोबाइल को रखता हूँ किनारे, ठीक है। और आप लोग के चैट्स पे मैं लगातार नजर बनाए रहूंगा कि क्या है, कोई समस्या है, कोई टेक्निकल इश्यू है तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। नमस्ते सुशांत बेटा, जय जगन्नाथ एंड गुड इवनिंग सिटी। यस आई सिटी, ओके ऑल राइट। चलो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी की। समझो, सबसे पहले आप इस चीज को जरा समझेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के सबसे अंदर हम चलते हैं। पहली बात आप समझो, इलेक्ट्रिसिटी किस चीज में फ्लो करेगी। आप देखो, अगर आपको कोई भी गुड कंडक्टर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए गुड कंडक्टर में आपने कोई ले लिया, मेटल ले लिया, जरा ध्यान से समझते हैं। गुड कंडक्टर के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। मैंने वहां पर आपको ले लिया है ये मेटल। ध्यान से समझिएगा, आज ये चैप्टर हम लोग वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं, सब कुछ समझा डालूंगा एक ही चैप्टर एक ही क्लास में, इसलिए नोट्स कॉपी पेन लेकर बैठना ध्यान से। ऑलराइट, हमने यहां पर बात करना है मेटल के बारे में। हमने आपसे बात की जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स एक बार ध्यान रखिएगा, आपको लेसन नंबर 3 में बताया जाएगा। हु आर मेटल्स, मेटल्स होते कौन है, हु आर मेटल्स, एनीवन हु नोज मेटल्स होते कौन है। हु इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन, हु इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, Who easily donate electron। अच्छा, easily donate electron तो बनाएगा क्या, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बनाता है, पॉजिटिव आयन बनाता है। तो मैंने यहां पर M+ लिख दिया। आप ये भी बोल सकते हो कि मेटल वो चीजें होती हैं जो कि कैटायन बनाती हैं। क्या बनाती हैं, कैटायन बनाती हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसपोर्ट होगा, यह इलेक्ट्रॉन यहां पर। इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज ट्रैवल ऑन दी सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल ऑन दी सरफेस, ट्रैवल ऑन सरफेस। ये इलेक्ट्रॉन्स सरफेस पर चलते हैं, दे मूव ऑन द सरफेस ऑफ एनी मटेरियल, ऑफ एनी मेटल। अच्छा, अगर कभी भी बिजली में या कहीं थंडरस्टॉर्म हो और इंसान फंस जाए तो वहां पर सबसे सेफेस्ट प्लेस कहते हैं कि कार के अंदर जाके बैठ जाओ, ताकि अगर बिजली गिरेगी तो कार के सरफेस से होती हुई कहां चली जाएगी, अर्थ में चली जाएगी, एंड यू विल बी सेफ। तो आइए सर हम यहां पर समझते हैं कि सबसे पहले आपने देखा ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन्हीं के बहने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी अराइज होती है। आप देखो, मेरी बात को जरा समझना, ध्यान से समझो। इलेक्ट्रॉन को आप ई से रिप्रेजेंट करते हो, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्यों होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ध्यान से समझिएगा, यह एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यह एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ये जो वर्ड कूलम मैंने इस्तेमाल किया, ये किसके नाम पर रखा गया है, ये रखा गया है चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम के नाम पर। किसके नाम पर, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम के नाम पर ये नाम रखा गया है। क्या, कूलम रखा गया, उनके नाम, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है, इन द ऑनर, इन द ऑनर। अच्छा, ध्यान से समझिएगा, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के क्लस्टर को, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स के क्लस्टर को हम क्या कह देते हैं, हम कहते हैं क्यू। क्यू बराबर होता है Ne। Ne मींस n इज द नंबर, n एक होल नंबर है, ध्यान दीजिएगा, ये एक होल नंबर है। होल नंबर कहने का मतलब क्या है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है। सर 2.5 नहीं कर सकते आप, 3.5 नहीं कर सकते आप, 4.5 नहीं कर सकते, फ्रैक्शंस में नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट, फ्रैक्शंस में नहीं होगा। और इस क्यू को हम क्या कहेंगे, इस क्यू को हम कहेंगे चार्ज। क्या कहेंगे हम, क्यू क्या है, चार्ज है। चार्ज इज बेसिकली दी कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेटिंग द पॉइंट, Q इज इक्वल टू एनी। याद रखिएगा, या ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या तो दो इलेक्ट्रॉन होगा, या तो तीन होगा। 3.5, 5.5 ये फ्रैक्शंस में ये नहीं एग्जिस्ट कर सकता। या तो एक बंडल होगा, या तो दो बंडल होगा, या तो तीन बंडल होगा, कभी 1.5 बंडल आपको नहीं पाया जाएगा। इस चीज को कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहा जाता है बेटा इसे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किस चीज को, कि कभी भी चार्जेस हमेशा होल नंबर के मल्टीपल्स में मिलेंगे, होल नंबर के मल्टीपल्स में मिलेंगे। इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं इसे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब आपको जब भी मिलेगा क्वांटा क्वांटा के फॉर्म में मिलेगा, एक पैकेट पैकेट के, बंडल बंडल के फॉर्म में मिलेगा। ये कभी बंडल का आधा नहीं हो सकता। क्या ये बातें समझ में आ रही है, क्या ये बातें समझ में आ रही है? यस। Why electrons move at the surface of metal? Because beta the valence electron can only be donated or can be accepted. एटम के आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वही डोनेट या एक्सेप्ट किया जा सकता है, तो बाहर ही रहता है। समझ गए? ऑल राइट, आई आंसर्ड योर क्वेश्चन अश्मिता महाराणा जी। इज एवरीथिंग ओके? सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? यस सर,
सबको समझ में आ रहा है? बढ़िया, ठीक है। अब मैं यहां से आपको बात करता हूं बेटा, ये जो अभी आपने चार्ज देखा, ये चार्जेस ध्यान से समझना, चार्ज अर्थात क्यू, ध्यान से समझना, चार्ज अर्थात क्यू। ये जो क्यू चार्ज है, आपने कभी भी बालों में कंघी को रब किया होगा और आपने छोटे छोटे कागज के पास आप लेकर जाओगे, तो आप जब अपने सिर पे से रगड़ोगे तो क्या होगा, उसमें भी चार्जेस एक्वायर हो जाएंगे। अब ये चार्जेस कितने प्रकार के हो सकते हैं सर? ये दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन सा? पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और कौन सा? नेगेटिव चार्ज हो सकता है। ये पॉजिटिव चार्ज दरअसल कब बनता है? जब कोई एटम, मैंने जैसे ऊपर लिखा हुआ है, जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ये पॉजिटिव आयन बन जाता है, ये पॉजिटिव आयन बन जाता है, समझ गए? और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या करता है, वो नेगेटिव आयन बन जाता है। तो इस प्रकार ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन साथ इकट्ठा रहेंगे और उन्हीं को चार्ज कहा जाएगा। अब आप आगे बढ़िए, ये चार्जेस कहीं पर रुके हुए हैं, मान लीजिए ये चार्जेस कहीं पर स्टैटिक हैं, ये चार्जेस कहीं पर स्टैटिक है। जैसे मैंने आपको कहा, आपने प्लास्टिक की स्केल लेकर अपने सर पे आपने रगड़ना शुरू कर दिया, आप कागज के पास लेकर गए तो कागज उसमें चिपकने लगता है। यस, ये दरअसल यहां पर कौन सा चार्ज है? ये स्टैटिक चार्जेस है। वो कौन से चार्जेस? स्टैटिक। स्टैटिक माने रुके हुए, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? रुके हुए चार्जेस है वो, स्टैटिक माने रुके हुए, क्लियर? जबकि आपने देखा चार्जेस जो फ्लो कर सकते हैं, जहां पर आप फ्लो के बारे में बात करेंगे वहां पर हम उन्हें क्या कहेंगे? हम उन्हें कहेंगे करंट। करंट माने धारा, धारा माने बहाव, समझ गए? करंट माने धारा। ओके, तो धारा मीन समथिंग का, किसी चीज का फ्लो होना। तो ये जो फ्लो होते हैं, समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आ गई? तो स्टैटिक चार्जेस भी होंगे और करंट चार्जेस भी होंगे। तो करंट माने आप समझ गए ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या करंट कहते हैं, ठीक है ना? तो हम वहां पर हम आ गए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये बातें सबको समझ में आ गई? उसकी मौजूदगी का एहसास किया जा सके, हम उसी को क्या कहते हैं? हम उस क्षेत्र को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या कहते हैं उस क्षेत्र को? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्लियर है? क्या ये बातें समझ में आ गई? द एरिया अराउंड एनी चार्ज वेयर इट्स प्रेजेंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये बात समझ में आई? कम ऑन। द एरिया अराउंड एनी चार्ज वेयर इट्स प्रेजेंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, और पता लगा एक मेल प्रिंसिपल है और हम मेल लड़के का एडमिशन कराने जा रहे हैं, तो वो क्या होगा? वो रिपल्शन ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। वैसे लॉजिक लगाओ, जरा ध्यान से समझना। अब आप देखो यहां पर क्या हुआ, हमने कहा कोई सेम चार्ज आप लेकर चले गए इस क्षेत्र के अंदर, इस स्कूल के अंदर, क्या होगा? लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। और मान लीजिए आप कोई ऑपोजिट चार्ज आप लेकर गए, तो अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है ये बात? लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है ये बात? समझ में आ गया? तो द एरिया अराउंड एनी चार्ज, हम ऐसे बोल सकते हैं, द एरिया अराउंड एनी चार्ज वेयर इट्स प्रेजेंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। अब उसकी प्रेजेंस को कैसे महसूस करोगे? ईदर इन द फॉर्म ऑफ रिपल्शन, और इन द फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन। यस, ये अट्रैक्ट है, ये अट्रैक्ट, और इन द फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर और नॉट? है ना? या तो रिपेल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा, यही हो सकता है। इसी के द्वारा हम उसकी मौजूदगी का एहसास करेंगे। प्लीज लिसन, मैं फिर से आपसे रिपीट करूंगा। अब रिपल्शन हो चाहे अट्रैक्शन हो, यह एक प्रकार का फोर्स है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्जेस आए हैं और ये लोग रुके हुए हैं, रुके हुए चार्जेस के ऊपर एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लग रहा है, हम इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो अब हमने बोला किसी चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स को, किसी चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। समझ में आ गई बात आपको? यस सर, किसी चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है, हम उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। हम क्या कहते हैं उसे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करूंगा, जब भी कोई चार्ज रुका रहता है, तो क्या करता है? वह इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के
उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आने पर कोई दूसरा चार्ज या तो रिपल्शन महसूस करेगा या तो अट्रैक्शन महसूस करेगा, या तो रिपल्शन महसूस करेगा या तो अट्रैक्शन महसूस करेगा। क्लियर? अब द फोर्स एक्सपीरियंस ऑन एनी चार्ज, किसी चार्ज को जो फोर्स लगा है, अट्रैक्शन वाला फोर्स, रिपल्शन वाला फोर्स, हम उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला क्लियर है सबको? कम ऑन, जल्दी से मुझे बताइए, कम ऑन, चैट बॉक्स में जवाब दो, जल्दी से फटाफट जवाब दो। ठीक, समझ में आ गई यहां तक बात? देखो, कभी भी चार्ज रुका रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और यदि यह चार्ज चल पड़ा, लिसन, अगर ये चार्ज चल पड़ा तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, चार्ज रुका हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। यदि ये चार्ज चल पड़ा, प्लीज पे अटेंशन, मैंने क्या कहा? ये कोई चार्ज है और ये चल पड़ा, ये जब चल पड़ेगा तो बेटा ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को E से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये भी बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, वरना आप लोग B का मतलब शायद ना समझ पाए, इसलिए लिख दे रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा। तभी तो आपने देखा है कि आपके जो मोटर, आपने घर पे पंखा लगा होगा, अभी तो गर्मी का मौसम है, पंखा चला के ही बैठे होगे, तो पंखा में आपने देखा होगा, यस, आपने पंखे में देखा है, वहां पर जो आपने देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे हुए हैं। तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा वहां पर मैग्नेट बनाया गया है। तो वो मैग्नेटिज्म कब आएगा? कभी भी करंट जब फ्लो कर रहा हो, मतलब जब कोई चार्जेस फ्लो कर रहे हो। जब चार्ज रुका हुआ होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और जब चार्ज चल रहा होगा तो वह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगा। क्या ये बातें समझ में आ गई अभी तक आप लोगों को? तो अगर रुका हुआ चार्ज है तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, चल रहा है वो चार्ज तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। क्या ये बातें क्लियर है? और मैंने आपको ये भी बता दिया, साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी आपको दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। क्लियर है? क्लियर है? पक्का? चलो बढ़िया, ओके। अब मैं यहां से आगे बढ़ूंगा, डन। अब हम आते हैं मेन मुद्दे की तरफ सर। अब आप यहां पर आ जाओ, सबसे बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। देखो, कभी भी करंट फ्लो कब करेगा? कभी भी करंट फ्लो कब करेगा? जब किसी दो चीज के बीच में, दो टर्मिनल्स के बीच में, वायर के दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो। अब एक शब्द आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होता है? सुनो मेरी बात, थोड़ा सा मजाकिया वाली बात है पर समझना ताकि अंडरस्टैंडिंग आए। प्लीज लिसन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब आपको इसमें क्या समझना है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप कोई चार्ज लेकर आते हो, आप कोई क्यू चार्ज लेकर आ रहे हो, ध्यान से समझिएगा। मैंने एक बाहर से एक चार्ज लेकर आया। एक बात बताओ बेटा, स्कूल की बाउंड्री के ठीक बाहर, स्कूल की बाउंड्री के ठीक बाहर और अमेरिका में, लो अमेरिका, ये पॉइंट अमेरिका में है और ये पॉइंट स्कूल के ठीक बाहर है। ना अमेरिका के पॉइंट पर प्रिंसिपल सर का शासन चलेगा और ना स्कूल की बाउंड्री के बाहर प्रिंसिपल सर का शासन चलेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही? हाँ या ना? ध्यान से समझना। ना जो एरिया प्रिंसिपल सर के क्षेत्र के बाहर है, माने स्कूल की बाउंड्री के ठीक बाहर, प्रिंसिपल सर का ऑर्डर नहीं चलेगा। स्कूल की बाउंड्री के ठीक बाहर प्रिंसिपल सर का ऑर्डर नहीं चलेगा। इवन आप अमेरिका चले जाओ, आप कहीं दूसरे देश चले जाओ, चाहे जहां चले जाओ, वहां पे भी प्रिंसिपल सर का ऑर्डर नहीं चलेगा। माने जैसी सिचुएशन बाहर के लिए है, ठीक वैसी सिचुएशन आपकी स्कूल की बाउंड्री के बाहर के लिए भी है। समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? यस सर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बच्चे, मैं आपको समझा रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि आप ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से जैसे ही बाहर आप निकलोगे, दिस पॉइंट विल बी कंसिडर्ड एज द इंफिनिटी। इसे हम क्या मानेंगे? ये पॉइंट कहां पर है? इंफिनिटी पर है। क्यों इसे इंफिनिटी माना जा रहा है? क्योंकि इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं है। किसका? ना अट्रैक्शन का, ना रिपल्शन का। तो हम इसे क्या कहेंगे कि दिस पॉइंट इज एट इंफिनिटी। ये पॉइंट कहां पर है? इंफिनिटी पर है। क्लियर? ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई?
ऑलराइट, तो जैसी कंडीशन बहुत दूर है, जैसी कंडीशन आपके साथ बहुत ज्यादा दूर जाने पर जो कंडीशन मिल रही है, वैसी कंडीशन ठीक स्कूल की बाउंड्री के बाहर भी है। तो वो वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, तो ये दोनों के दोनों ही आपके इस चार्ज के लिए क्या कहलाएंगे, इंफिनिटी कहलाएंगे। आपको बस इतना समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के आप जैसे ही बाहर निकलोगे वो पॉइंट आपके लिए तुरंत क्या होगा, इंफिनिटी होगा। क्या होगा, इंफिनिटी होगा। अब जरा इस चीज को समझिए। अब मैं आपको, आई होप मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। ऑलराइट, आपके जो भी डाउट्स रहा करें आप चैट बॉक्स में डाला करिए, मैं लगातार आपके चैट्स देख रहा हूं, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैं कोई एक चार्ज कहीं से लेकर आता हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ध्यान से समझिएगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एनी चार्ज, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एनी चार्ज, किसी चार्ज पर करने वाला वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एनी चार्ज इन bringing it from infinity to a point inside the electric field, to a point inside the electric field, हम उसी को कहते हैं क्या, हम उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम उसी को क्या कहते हैं बेटा, हम उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ गए। जब आपका पहली साल आपका एडमिशन करवाना था स्कूल में, पापा आपका हाथ पकड़ के खींचते हुए तुम्हें लेकर गए स्कूल के बाहर तक, तो तुम एकदम खुश थे कि अरे वाह हम लोग घूमने जा रहे हैं। पर जैसे ही वो स्कूल के दरवाजे पर पहुंचे आपको समझ में आ गया कुछ तो गड़बड़ है भाई। और जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे उसके बाद दरवाजे के अंदर खींच के तुम्हें किया, अब तुम समझ गया अब तो कुछ और भी गड़बड़ है, लग रहा है मुझे यहां छोड़ के चले जाएंगे। क्यों बेटा, समझ में आ रहा है? ओके सर। तो अब आप देखिए, वो जो पापा के द्वारा किया गया काम है आपको घर से खींचकर स्कूल तक लाने के लिए, समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एनी चार्ज and bringing that charge from infinity to a point inside the electric field, जो काम किया गया है हम उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे? V से रिप्रेजेंट करते हैं। और द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एनी चार्ज, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है V इज इक्वल टू W/Q। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ध्यान से देखिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एनी चार्ज, समझ गए कि नहीं समझ गए? इंफिनिटी से पकड़कर लाने के लिए। यस सर, अंडरस्टूड और नॉट? प्लीज बच्चों चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, फटाफट रिप्लाई करिए ताकि मैं जान सकूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। आस्क मी योर डाउट्स, नहीं समझ में आया सर एक बार और बताइए, जो पूछना है पूछो। The amount of work done in bringing any charge from infinity to a point inside the electric field, that is known as electric potential। जिसको समझ में आ गया है वो चैट बॉक्स में यही लिखेगा, वो चैट बॉक्स में तुरंत इस डेफिनेशन को लिखेगा जो मैंने अभी अभी यहां पर लिखी है। कम ऑन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जल्दी से लिखो। किसी चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक लाने में जो वर्क डन किया गया है, दैट वर्क डन इज एक्चुअली नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको याद होगा जब हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते थे तो हम बोलते थे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जब आप किसी चीज के ऊपर काम करते हो तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। याद करो क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन ही किसी चीज के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो ये भी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यस सर, पक्का? क्लियर है? चैट बॉक्स में जवाब दीजिए, फटाफट सब लोग जवाब दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, यहां से आगे चले। ठीक, तो अब आपने समझे, पापा आपको खींचकर लेकर घर से घुमाते फिराते आपको एंजॉय करवाते हुए स्कूल के अंदर तक लेकर पहुंचे। वहां तक पहुंचे तो आप बहुत खुश थे, एवरीथिंग वाज ओके। बस बाउंड्री के अंदर घुसे,
अब आपको लगा कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ क्यों लेकर आ गए, स्कूल के अंदर क्यों लेकर जा रहे हैं मुझे, स्कूल के अंदर आपको लेकर पहुंच गए। अब समझो, मेरी बात को समझना, प्लीज पे अटेंशन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, सर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में F का क्या है। मैंने आपको बताया F इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन द चार्ज, force experienced on the charge, either it is the attracting force or it is the repelling force depending upon the type of charges। समझ में आया? टाइप ऑफ चार्जेस माने वो चार्जेस कैसे हैं, सेम चार्जेस है तो रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्ट ईच अदर। आई आंसर्ड योर क्वेश्चन मानस माथुर जी, यस। बाकी बच्चे फटाफट चैट बॉक्स में जवाब दें। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज from infinity to a point inside the electric field is called electric potential। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में डालिए, कम ऑन हरी आप, जल्दी 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 फटाफट लिखकर डालो, कम ऑन जल्दी से लिखकर डालो यार, ऐसे काम चोरी नहीं चलेगी, फटाफट लिखकर डालो, कम ऑन। ये वन वे क्लास नहीं होनी चाहिए, हमेशा ये टू वे क्लास होनी चाहिए। मैं बताऊं आप मेरे को रेस्पॉन्ड करो, समझ में आया नहीं समझ में आया, कम ऑन टेल मी। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से रिपीट करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑल राइट, एक मास्टर क्लास में नहीं होगा, 2 मास्टर क्लास में कंप्लीट करें, बट जितना पढ़ो सॉलिड तो पढ़ो। चलो अब आपने देखा, यस वेरी गुड, अश्मिता महाराणा ने भेज दिया है, कुहू ने भेजा है, देन इसके बाद फिर अंशिका ने भेजा है, प्रखर ने भेजा है, वेरी गुड। और ओके 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 बढ़िया, ठीक है। तो कहीं बाहर से कहीं दूर से चार्ज को पकड़ के लाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के लिए जो एनर्जी खर्च हुई, दैट वर्क इज एक्चुअली डन ऑन द चार्ज एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आपने इसको इंफिनिटी से, आप इंफिनिटी से उस किसी चार्ज को, आप किसी चार्ज को इंफिनिटी से कहां तक लेकर आ गए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आ गए। क्या कहां लेकर आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आ गए। तो आपने क्या बोला, यहां पर यहां तक लाने के लिए जो आपने एनर्जी खर्च की या जो आपने वर्क डन किया, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है ना। अब आप सोचोगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर अब आपसे कहे कोई कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, ध्यान से समझिए, मेरी बात को समझिएगा जरा, प्लीज पे अटेंशन। अब मेरी बात को समझो। अब यहां पर जैसे ही आप लेकर आओगे चार्ज को, आप चार्ज को लेकर आ गए, अब VA से VB, अब मान लीजिए प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ, पहले पापा आपको लेकर स्कूल के अंदर घुसे, आप मेल चाइल्ड हैं, आपको पता चला फीमेल प्रिंसिपल है, आप बहुत खुश हुए उनसे मिलने के लिए, क्या बात, आज तो मजा आएगा, मैम से मिलेंगे, खूब सुंदर सी मैम होंगी। अब देखो बड़ा ही ध्यान दो बस। तो अब आपने जो है एंट्री मारी आपने, अब यहां पर आप पहुंच ही गए थे, बस पहुंचे ही थे, ये प्रिंसिपल ऑफिस, आप यहां तक पहुंचे ही थे, एंड नाउ यू वांट टू मीट दैट पर्सन। अब आप मिलना चाह रहे हो, जल्दी अट्रैक्ट हो रहे हो उधर की तरफ, आप अट्रैक्ट हो रहे हो, तो पापा कहें अरे रुक जा, थम जा, चल रहा हूं, एडमिशन कराऊंगा, रुक जा, ठीक है ना। बट नाउ यू विल बी अट्रैक्टेड, और खिंचे जाओगे, फिर पापा आपको लेकर प्रिंसिपल ऑफिस के करीब तक पहुंचे, अब आप और खींचे जा रहे हो, अंदर जाके देख ले, जल्दी से अंदर जाके। नाउ योर फादर विल से कम ऑन, होल्ड ऑन, रुक जाओ। तो यहीं पर चार्ज को रोक कर रखने के लिए, अब चार्ज को रोक कर रखने के लिए कि वो भाग के जाके न्यूक्लियस, वो सीधा जाके चार्ज से ना मिल जाए, चार्ज से जाकर टकरा ना जाए, या वो रिपेल करके भाग ना जाए, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रोक कर रखने के लिए जो वर्क डन होगा, दैट विल बी योर पोटेंशियल डिफरेंस। माने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट ए के लिए था, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट बी के लिए था, उनके डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। एंड दैट इज ऑल्सो W अपॉन Q, ठीक। मैंने एक पॉइंट पर जब आप दूर थे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम था, जब आप पास चले गए तब वो अट्रैक्ट होगा, अगर अपोजिट चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, रिपेल होगा। तो आपके पापा आपको रोक कर रखेंगे, अरे स्टे हियर, लेट मी टॉक टू द एडमिशन चेंबर फर्स्ट, पहले बात तो कर लो, एडमिशन कराएंगे, पहले ही भागा जा रहा है ना, या तो अंदर भाग रहा है तो बाहर को भाग रहा है, स्टे हियर। तो यहां देखो, यहां तक लाने के लिए जितना काम किया था और यहां तक ले जाने के लिए जितना काम किया, इन दोनों काम के डिफरेंस को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, समझ गए, ठीक है ना। ये सारी कहानियां तो अभी केवल थ्योरेटिकल कहानियां हैं,
समझ में आई बात? ये केवल एक थ्योरेटिकल कहानियां हैं। अब जो रियल बात होगी वो कुछ अलग होगी। चलिए मैं आपको वहां पर लेकर चलता हूं। ओके, आप लोगों ने शायद टंकी में पानी देखा होगा। आप लोगों ने कभी टंकी में पानी देखा होगा? जब तक टंकी में पानी रहता है टोटी से पानी बहता रहता है। समझ में आ गया? पानी तभी बहेगा जब टंकी में पानी हो, जब टंकी में पानी भरा हुआ हो, ऊंचे लेवल तक भरा हुआ हो। यस, और उसका आउटलेट नीचे पोटेंशियल पर हो, उसका आउटलेट नीचे वाले पोटेंशियल पर हो। मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर आप अयोध्या में रहते हैं तो आपने बंदरों को खूब देखा होगा तार पे चहलकदमी करते हुए। आप जरा समझिएगा, कभी कभी कुछ उसमें शहीद हो जाते हैं तो कुछ बचे रह जाते हैं। कैसे होता है उनके बारे में बताता हूं आपको, जरा ध्यान से समझिए। इस चीज को जरा समझते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। बड़ा आसान होगा आपके लिए तब चीजों को समझना। जी हां, अच्छा बेटा, आप मुझे एक बात बता दो। अगर आपने एक टंकी जिसमें 5 लीटर पानी है, आपने एक टंकी जिसमें 5 लीटर पानी है और एक टंकी जिसमें आपने 3 लीटर पानी है, उन दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया। एक टंकी जिसमें 5 लीटर पानी है, एक टंकी जिसमें 3 लीटर पानी है, आपने उन दोनों को पाइप से जोड़ दिया। व्हाट विल हैपन? होगा क्या? आई एम आस्किंग, कम ऑन। ओके, आई हैव ऑल्सो सीन। ठीक है, तो देखो ये हमने जोड़ दिया। यहां पर 5 लीटर पानी भरा हुआ है, इसमें कितना पानी है? 5 लीटर। समझ में आई बात? कितना है? 5 लीटर्स। 5 लीटर्स पानी है। और हमने इसको एक और कंटेनर से हमने यहां पर ऐसे जोड़ दिया। ध्यान से देखिएगा, हमने एक और कंटेनर से यहां पर जोड़ दिया और इस कंटेनर में 3 लीटर्स पानी है। यहां पर 3 लीटर्स पानी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं पानी कहां से कहां को फ्लो करेगा? कैन यू टेल मी, पानी कहां से कहां को फ्लो करेगा? 3 लीटर्स। आप मुझे बताओ, ये टैंक नंबर ए है, टैंक नंबर ए, ये है टैंक नंबर बी। अब आप बताओ मुझे, ये पानी किधर से किधर को जाएगा? कम ऑन, पानी कहां से कहां को जाएगा? पानी कहां से कहां को जाएगा? 5 लीटर का पानी 3 लीटर में जाएगा, पूरा चला जाएगा ना? ये 0 हो जाएगा और वो 8 हो जाएगा। ऐसा होगा? ये 0 हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा क्या? 5 - 3, बोलो बोलो, ये पूरा पानी यहां का यहां ट्रांसफर हो जाएगा, हाँ या ना? टैंक 1 से टैंक 2 तक जाएगा, टैंक ए से टैंक बी तक जाएगा। आप सही बोल रहे हो, पूरा पानी चला जाएगा ना, ये खाली हो जाएगा, वो भर जाएगा। ऐसा है क्या? वेरी गुड, नमिश ने बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया नमिश ने। सर ये भी 4 लीटर हो जाएगा। इट विल डिक्रीज टू 4 लीटर एंड इट विल इंक्रीज टू 4 लीटर। यस और नो? यस और नो? ये घटेगा, पानी इधर से इधर को जाएगा, पानी इधर से इधर को जाएगा, मतलब द करंट विल फ्लो। अब आप मेरी बात को समझिएगा। मान लो इस टंकी में जो पानी था 5 लीटर, वो है इलेक्ट्रिक वोल्ट, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आई बात? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये था इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना? 3 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या था? 3 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और हमने क्या कहा? क्या यहां पर पानी फ्लो करेगा? मैं आपसे पूछता हूं, अगर एक आपके पास 5 वोल्ट की बैटरी है, एक 3 वोल्ट की बैटरी है, आपने बीच में वायर से जोड़ दिया, क्या यहां पर करंट फ्लो करेगा? क्या यहां पर करंट फ्लो करेगा? यस सर। अच्छा, करंट फ्लो करेगा, किधर से किधर को जाएगा? किधर से किधर को जाएगा? 5 वोल्ट बैटरी से 3 वोल्ट बैटरी की तरफ जाएगा, हाँ या ना? बोलो यस सर। ये कहां से कहां जाएगा? 5 वोल्ट से 3 वोल्ट की तरफ जाएगा। करंट विल फ्लो टुवर्ड्स दिस साइड, है ना? और ये कब तक जाएगा? ये कब तक जाएगा? जब तक ये दोनों 4 वोल्ट और 4 वोल्ट ना हो जाए। उसके बाद जब ये दोनों 4-4 लीटर हो जाएंगी, जब ये दोनों की दोनों 4-4 लीटर हो जाएंगी, तो क्या उसके बाद पानी बहेगा? क्या उसके बाद ये पानी बहेगा? आप बता दो, अगर ये दोनों का पानी बराबर हो जाएगा, क्या उसके बाद ये फ्लो रह जाएगा? ये फ्लो रह जाएगा उसके बाद? कम ऑन, ये फ्लो रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। जी बिल्कुल सही, ये फ्लो रुक जाएगा ऑब्वियसली, है ना बेटा?
ध्यान से देखिएगा, कभी भी जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना होगा, जब भी कभी आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिखाना होगा, तो हम ऐसे बनाएंगे, एक को बड़ा बनाएंगे, एक को छोटा बनाएंगे। ये जो बड़ा होगा ये दिखाएगा हाई पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल दिखाएगा, और ये लो पोटेंशियल दिखाएगा। समझ में आ रहा है? एक बड़ा एक छोटा काय बनाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है ना। और इसको हम पॉजिटिव मानते हैं, इसको हम नेगेटिव मानते हैं। हम कहते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो हो रही है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? ओके, हाँ जी। और मेरी बात को समझिएगा जरा, जितना इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, प्लीज पे अटेंशन, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, डिफरेंस कितने का है? अंतर कितने का है? बताओ, अंतर कितने का है? कितने का है? 2 लीटर या 2 वोल्टेज, यही है ना? अंतर कितने का है? जल्दी जल्दी जल्दी, वेरी गुड मानस जी। इनके बीच में अंतर कितने का? 2 वोल्ट का है। कहो हाँ या ना? 2 वोल्ट का इनके बीच में अंतर है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी तेजी से पानी बहेगा। समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? जो 2 टंकियां आपस में जोड़ी गई हैं, उनके पानी के लेवल में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, पानी उतनी तेजी से बहेगा। अंडरस्टूड और नॉट? सही, यस और नो? जितना ज्यादा पानी के लेवल में डिफरेंस होगा, पानी उतनी तेजी से बहेगा। तेजी मतलब समझ रहे हो, स्पीड उसकी और तेज होगी। क्लियर और नॉट? जल्दी बोलो, क्लियर और नॉट? मैंने बोला जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस is directly proportional to the current, is directly proportional to the current। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ या ना? यहां से बताओ, क्या इस एग्जांपल से ये बातें आपको समझ में आ रही है? पानी की टंकी में लेवल का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, पानी उतनी तेजी से दूसरी टंकी में बहेगा। क्या ये बात आपको क्लियर है? यस सर, क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? अच्छा, ओके। अब आप इससे अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है, तो बेटा इसी को हम कहते हैं ओम्स लॉ। क्या कहते हैं हम इसी को? ओम्स लॉ। क्या कहते हैं? ओम्स लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जॉर्ज साइमन ओम, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जॉर्ज साइमन ओम ने ये आपको ओम्स लॉ दिया। और क्या बोला उन्होंने? इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इफ द physical condition, if the physical condition of the conductor, if the physical condition of the conductor remains same, of the conductor remains same। अब फिजिकल कंडीशन मतलब सर आपको प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर इस मटेरियल का बदलना नहीं है। आपने यहां जो वायर इस्तेमाल किया है, जो कंडक्टर आपने इस्तेमाल किया है, उसका पीवीटी नहीं बदल देना, पीवीटी नहीं बदल देना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर नहीं बदल देना। समझ गया? टेम्परेचर आपने बदला तो ये सारी चीजें बदल जाएंगी। फिजिकल कंडीशन में परिवर्तन मत करिएगा। इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम, देन द, अब आप क्या पाओगे? आप पाओगे दैट द पोटेंशियल डिफरेंस, समझो यहां इसको ऐसे बोले, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional, conductor is directly proportional to the potential difference, is directly proportional to the potential difference applied across, potential difference applied across the ends of the conductor, applied across the ends of the conductor। अगर आपको इस सेशन से कुछ सीखने को मिल रहा हो, जस्ट डू वन थिंग, शेयर दिस सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स। अपने सारे दोस्तों के साथ जो क्लास 10 के बच्चे हो, जो अभी सो रहे हो, आराम कर रहे हो, उनकी आराम में थोड़ा सा खलल डालो और उन्हें फटाक से इनवाइट करो, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे कितने ऐसे बच्चे हैं जो सचमुच पढ़ने के लिए डिवोटेड रहते हैं और इन चीजों को बढ़ाने में, इन लोगों को दूसरे तक, इन नॉलेज को दूसरे बच्चों तक पहुंचाने के लिए अग्रसर रहते हैं। तो यस, आपने देखा, अगर फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, सर द करंट मतलब आई, करंट माने आई, फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, जो कि करंट कंडक्टर से बह रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये किसके प्रोपोर्शनल है? टू द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये ओम्स लॉ सबको समझ में आ गया? कम ऑन,
क्या ये सबको ओम्स लॉ समझ में आ गया है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कम ऑन, प्लीज लेट मी नो। अंडरस्टूड बाय ऑल? जल्दी 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 जवाब दो फटाफट। ये सब क्लियर है? जो जो बच्चे समझ गए लिखेंगे अंडरस्टूड। अंडरस्टूड लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए अंडरस्टूड, तो मैं जान जाऊंगा यहां से आगे चलना है। कम ऑन, जल्दी बोलो अंडरस्टूड, चैट बॉक्स में लिखो अंडरस्टूड। ठीक है, बढ़िया। अब जरा ध्यान से देखेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब जब हटता है एक कांस्टेंट लगता है। जब भी कभी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा यहां पर कांस्टेंट लगेगा। मैंने कहा है द फिजिकल कंडीशन, यदि फिजिकल कंडीशन सेम रहती है तो जो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मैंने यहां कहा था, टंकी के पानी के लेवल में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा पानी उतनी तेजी से बहेगा। बताया था ना मैंने, वही चीज यहां पर कि डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बैटरियों के बीच में करंट उतना ज्यादा बहेगा। कभी कभी ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ऑल राइट, हाँ सर पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ। आपने देखा होगा कभी कभी ये दो वायर गए हुए हैं, यहां पर एक मंकी है, ध्यान समझिएगा। ये मंकी है, ये ऊपर वाले हाथ से ऊपर वाले तार को पकड़ लेता है और ये पैरों से नीचे वाले तार को पकड़ लेता है। ध्यान से जरा समझिएगा, अगर जो वोल्टेज मान लो यहां पर, मान लीजिए यहां पर 100 वोल्ट जा रहा है, यहां पर भी 100 वोल्ट जा रहा है, 100 वोल्ट ऊपर भी है 100 वोल्ट नीचे भी है। बंदर जब पकड़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया? डिफरेंस कितने का हो गया? जल्दी बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया? 0 का। कितने का हो गया? 0 का। मंकी को कुछ नहीं होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? मंकी को कुछ भी नहीं होगा, ठीक। परंतु यदि क्या हुआ, मान लीजिए ऊपर वाला वायर का वोल्ट का 100 वोल्टेज है, समझ गए, और नीचे वाले, हाँ और नीचे वाले वायर में ये इसका 40 वोल्ट है। अब मान लीजिए बंदर ने इसको पकड़ लिया, अब इसको बंदर ने, मंकी ने ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, हाथ से ऊपर वाला, पैर से दूसरा वाला। अब क्या होगा? अब यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पर अंतर है। कितने का अंतर है? 60 वोल्ट का। 60 वोल्ट का यहां पर डिफरेंस है। 60 वोल्ट का डिफरेंस है तो उसकी बॉडी में 60 वोल्ट का करंट फ्लो कर जाएगा। 60 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग जो करंट होगा वो फ्लो कर जाएगा। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? अंडरस्टूड और नॉट? तो यहां पर इसे झटका लग जाएगा, यहां पर इसे झटका लग जाएगा। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? यहां पर इसे झटका लग जाएगा जबकि यहां पर झटका नहीं लगेगा, झटका मना है। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? तो जब जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब तब करंट फ्लो करेगा, ठीक। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा लो, कांस्टेंट लगा लो। कांस्टेंट यहां पर R लगेगा, V is equal to RI. V is equal to RI. R is a constant where, हम यहां पर मेंशन करेंगे where R is constant, जहां पर R एक कांस्टेंट है, which is known as resistance, which is known as resistance. उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस। क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? इट्स यूनिट इज, इसकी यूनिट होती है क्या? ओम, OHM, ओम, या फिर एक ऐसा साइन, ये वाला साइन, समझ गए आप? ठीक, तो या तो ओम या तो आप वो सिंबल आप बना सकते हैं। सो दिस इज द ओम्स लॉ, दिस इज द ओम्स लॉ। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। क्लियर है? ऑल ऑफ यू क्लियर है? यस सर, ठीक है। अगर आपकी तरफ वीडियो का कोई इश्यू आ रहा है तो आप इस क्लास को एक बार दोबारा रिपीट करके आप देख लीजिएगा इनटू 2 की स्पीड में, आपको सब कुछ एक बार फिर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बातें? चलो ओके, ऑल राइट, ठीक है, अंडरस्टूड, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम यहां से आगे चलते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम यहां से रेजिस्टेंस की तरफ चलते हैं। भैया रेजिस्टेंस होता क्या है? चलो देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, आ जाओ उस पे भी। ओके, तो रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध, माने रुकावट। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के लिए। द हिंड्रेंस फॉर एनी इलेक्ट्रॉन टू फ्लो ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, दैट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस। अच्छा, ये रेजिस्टेंस किस किस चीज पर निर्भर करता है?
किस किस चीज पर निर्भर करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। क्या क्या चीजें होंगी जरा ध्यान से समझते हैं। पहली चीज आप देखोगे आपके गांव में जो वायर गया होगा, बिजली का वायर गया होगा, आप देखते हो वहां तक पहुंचते पहुंचते एकदम करंट एकदम डाउन हो जाती है। आप देखते हो एकदम लाइट वाइट कभी कभी बहुत धीमे धीमे चलती है। गांव में कोई बैकवर्ड एरिया है तो वहां तक बिजली पहुंचते पहुंचते एकदम उसका पोटेंशियल बहुत घट जाता है, आपने देखा होगा। क्यों घट जाता है? क्योंकि रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाता है, वायर की लंबाई बहुत ज्यादा हो जाती है। और उस चीज से ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं? उस चीज से ओवरकम करने के लिए हम बिजली विभाग को कहते हैं यहां लाओ एक ट्रांसफार्मर लगाओ। ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। अब आप इस चीज को जरा समझेंगे। दो प्रकार के ट्रांसफार्मर्स होते हैं, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। एक वायर प्लग में लगाकर और उस वायर को जरा पकड़ लीजिए, अभी देखिए क्या मजा आएगा, हिला के झकझोर देगा आपको। पर वही मोबाइल का जो चार्जर होता है, कितनी दफा ऐसा हुआ होगा कि आप उस चार्जर को लगाते समय आपके हाथ में टच हो जाता होगा पर आपको कुछ भी नहीं होता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आपके चार्जर का साइज इतना बड़ा होता ही क्यों है? सीधा सीधा तार ही दे देते, घुसा देते हम लोग तार उसमें। नहीं, क्योंकि वहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। कहां पर? आपके मोबाइल चार्जर में, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को घटा देता है। आप छूते भी हो तो आपको बिजली नहीं लगती। समझ में आई बात? जबकि अभी जो, हाँ जी, हाउ ट्रांसफार्मर्स वर्क, ये डिपेंड करता है बेटा आपके पास अगर इलेक्ट्रिक इंडक्शन का टॉपिक अगर आपको पता होगा तो आपको पता चलेगा इसमें दो प्रकार की कॉइलें लगती हैं, एक प्राइमरी कॉइल, एक सेकेंडरी कॉइल। अगर प्राइमरी कॉइल्स की फोन विल बी ब्लास्ट, नहीं, अगर प्राइमरी कॉइल्स की संख्या ज्यादा है, सेकेंडरी कॉइल्स की संख्या कम है तो वो स्टेप डाउन बन जाता है। प्राइमरी कॉइल्स की संख्या कम है और सेकेंडरी कॉइल्स की संख्या ज्यादा है तो बेटा ये स्टेप अप बन जाता है। ठीक है, फिलहाल अभी हम वहां तक नहीं जाएंगे, ये आपको क्लास 12th में मिल जाएगा। ऑलराइट, तो रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा वायर लंबा करते चले जाओगे उस चीज का रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात कर लें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, यदि आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दोगे वायर का तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यदि आप किसी वायर को मोटा कर दोगे तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तीसरी चीज ध्यान से समझते हैं, तीसरी चीज क्या? मटीरियल माने आपने किस चीज का? मटीरियल ऑफ कंडक्टर, आपने किस चीज का मटेरियल इस्तेमाल किया है? फॉर एग्जांपल आपने कॉपर का तार इस्तेमाल कर लिया है तो अच्छी खासी आपको मिल जाएगी, गुड कंडक्टिविटी होती है उसकी। अगर आपने लोहे का इस्तेमाल कर लिया है तो वो उतना ज्यादा गुड कंडक्टर नहीं होता, गुड तो होता है पर बहुत ज्यादा नहीं होता। समझ में आया? एल्यूमिनियम का वायर आपने इस्तेमाल कर लिया तो आप देखोगे, सिल्वर आपने इस्तेमाल किया तो बेस्ट ही है। बट आपने अगर कोई भी अलग अलग मेटल की कंडक्टिविटी अलग अलग हो सकती है ना? अच्छा, तो यहां पर आपने देखा जैसे आप जो हीटर में आप जो वायर इस्तेमाल करते हो उसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। आपने देखा बल्ब में जो वायर इस्तेमाल होता है टंगस्टन, वहां पे भी उसकी थोड़ा सा रेजिस्टेंस अच्छा होता है, तभी तो वहां पर बिल बनने लगता है। समझ गए ना? तो ये जिन चीजों की अपनी नेचर है अलग है, जिन चीजों का अपना अपना नेचर अलग है, उनकी वजह से ऐसा हो सकता है। जी हाँ। और चौथे की अगर हम बात करें टेम्परेचर, हम बात करते हैं टेम्परेचर की। सर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर आपने बढ़ाया रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ओके, हाँ जी, बिल्कुल। तो आई होप आपको यहां तक की मेरी बातें, जितनी मैंने आपको ये बातें बताई, आपको ये सारी बातें क्लियरली समझ में आ गई। ठीक, ऑलराइट, ओके। अब मैं यहां पर आपको एक और चीज आपको बताता हूं। अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स को आपस में जोड़ दूं, प्लीज पे अटेंशन, यदि मैं इन दोनों फैक्टर्स को आपस में जोड़ दूं ये बन जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। और अगर R इज प्रोपोर्शनल टू आपने L बाई ए किया तो यहां से एक और नई चीज का जन्म होगा जो मैं आपको बताऊंगा, दैट विल बी योर R इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, कांस्टेंट लगेगा। इसे हम कहते हैं क्या बेटा? वेयर रो इज कांस्टेंट, रो, यहां पर हम इसे क्या कहते हैं? रो कहते हैं। वेयर रो इज कांस्टेंट known as resistivity, known as resistivity and it depends
and it depends on material of conductor, and temperature. क्लियर है। कोई आपसे पूछे व्हाट डू मीन बाय रेजिस्टिविटी, तो आप बता सकते हैं रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, जरा इससे फॉर्मूला बनाओ, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अगर आपसे कोई पूछे, यही रो है, इसी को रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी क्या है, तो आप बताएंगे उसको, आप उसे कैसे डिफाइन करेंगे, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे। आप R इज इक्वल टू रो L बाई ए रखिए, ए यहां डिवाइड में इधर भेजिए, ए यहां R हो गया इज इक्वल टू रो, यहां L मल्टीप्लाई में इधर भेज दीजिए, L में आ गया। अब आप जरा इस चीज को समझिए, इफ यदि L इज इक्वल टू 1 कर दीजिए, A इज इक्वल टू 1 हो जाए, तो आप क्या पाओगे, R इज इक्वल टू रो हो जाएगा। यस और नो, ध्यान से देखो, यदि A की वैल्यू 1, L की वैल्यू 1, अगर ये दोनों की वैल्यू 1 रखी जाए, इफ माने यदि ऐसा हो, तो क्या होगा, R इज इक्वल टू रो। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है, हाँ गोल्ड लगाएं तो नहीं भैया, ये सब सोडियम पोटेशियम आप इस्तेमाल मत करिए, गोल्ड लगाओगे गुड कंडक्टर है। अच्छा ध्यान से देखो, अब आप रो इज इक्वल टू R, इससे आप देखेंगे और आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, आप इसे डिफाइन करेंगे कि लिखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द किसके इक्वल है, इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर having unit length and unit area of cross section and unit area of cross section। तो जिसके पास यूनिट लेंथ हो, हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऐसा कोई कंडक्टर जिसकी लेंथ भी एक हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी एक हो, ऐसे रेजिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम कहेंगे। ऐसे रेजिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम कहेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हम अगर हमसे कोई पूछे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो हम उसे डिफाइन कर ले जाएंगे। क्लियरली ये बात समझ में आ गई? यस सर, ऑलराइट, ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं, 100% क्लियरली समझ में आ गई। ठीक है, बढ़िया, ऑलराइट, ठीक है। वीडियो तो सब कुछ मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है, मजे में है, हाँ सब मस्त, ओके क्लियर सर, ओके चलिए ठीक है। सो आज फिलहाल हम इसको यहीं पर रोकते हैं और हम अपने अगली मास्टर क्लास में हम इस चैप्टर की बाकी चीजों के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सर्किट डायग्राम के बारे में हम आपको बताएंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कराएंगे और उसके बाद आपको हीटिंग इफेक्ट या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जिसे हम कहते हैं, हम उसके बारे में बताएंगे और आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको जितनी बातें बताई है इन्हें रिवाइज कर लीजिएगा, इस वीडियो को एक बार और इनटू 2 की स्पीड से आप देख लीजिएगा, आपको ये सारी बातें एक बार रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जो भी नए बच्चे हमारी इस वीडियो को देख रहे थे वो सब्सक्राइब बटन आप दबा लीजिएगा, ताकि आपको जब भी मैं क्लास स्टार्ट करूं आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिल जाए, तो फिर चाहे आप मेरे कोचिंग के ग्रुप में हो या ना हो। अगर आप हमारे साथ लगकर अपनी एकेडमिक्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप हमारे साथ रेगुलर क्लास अटेंड करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ लाइव बैचेस रेगुलरली चल रहे हैं। हमारा नंबर है 7607817234, ये हमारा मोबाइल नंबर है, जिससे आप संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप लगातार हमारे साथ
रोज की रोज क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। हमारी पर डे क्लासेस भी चलती हैं। उन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्टली इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। ऑलराइट, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट विशेस, श्री राम इंस्टीट्यूट। गुड बाय एवरीवन, टाटा।